Hello students, today we start and study about accelerating bodies. In last lecture, we studied about Newton's laws of motion. We know that second law of motion states that resultant force or net force equals to m into a. It means if a body move under resultant force, then we state that resultant force equals to ma. Dear students, last क्लास में हमने देखा कि अगर किसी भी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहे हो तो उस दौरान हम रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू ma लिख सकते हैं। और मैंने बताया कि किसी भी बॉडी पर जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है वो उस बॉडी के चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो आज हम इस पर केवल क्वेश्चंस के बारे में ही स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये एक बॉडी है जिसका मास है m। हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में भी स्टडी किया कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, FBD क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब देखो, अब मान लीजिए इस बॉडी पर इधर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1, राइट डायरेक्शन में एक पुल फोर्स लग रहा है F2, और मान लीजिए F2 इज ग्रेटर देन F1। तो हमने इस बात को पढ़ा कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो F2 है वो ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर देखो आप F2 माइनस F1 इक्वल्स टू m इंटू ए। तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन आएगा अपने पास में वो आ जाएगा F2 माइनस F1 बाई ए। ये इस बॉडी का आएगा एक्सेलरेशन इस तरीके से। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने इस तरीके से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, किसी हॉरिजॉन्टल के साथ में किसी एंगल पर हमने फोर्स लगाया, और ये जो एंगल है ये है 37 डिग्री। हमने क्या किया, किसी एक बॉडी पर हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। हम इसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये आ गया 20 कोस 37। ये कंपोनेंट आया, वर्टिकल कंपोनेंट आया 20 साइन 37। मान लीजिए इसका जो मास है वो है 10 kg। इस बॉडी का मैंने जो मास लिया है वो लिया है 10 kg। अब हम जानते हैं ये अपने पास में आएगा 20 मल्टीप्लाई में 3/5, 20 मल्टीप्लाई में 3/5, तो ये आ गया अपने पास में 12 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल जो आएगा वो आएगा 20 मल्टीप्लाई में 4/5, ये आ गया अपने पास में 16 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो अपने पास में फोर्स का कंपोनेंट आया दैट इज 16 न्यूटन। क्लियर? अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, ये हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अपने पास में कितना आ गया 16 इक्वल्स टू 10 इंटू ax। तो अपने पास में यह आ गया 16/10 यानी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये अपने पास में एक्सेलरेशन आ गया इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लोग। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये अपने पास में कितना आएगा 10g यानी 100 न्यूटन आएगा ये वाला फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल है। वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैंने मान लिया कैपिटल N, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स और है वो है अपने पास में 12 न्यूटन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं है।
तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होगा, और यही अपने पास में न्यूटन का क्या है, फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है कि अगर किसी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो वो बॉडी या तो स्टेशनरी रहेगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। दो बातें हो सकती है, अगर किसी भी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो बॉडी स्टेशनरी रहेगी या फिर वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये y डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स 0 है, तो y डायरेक्शन के अलोंग अपर डायरेक्शन में फोर्स कितना है, n प्लस 12, ये है अपने पास में y डायरेक्शन के अलोंग, और y डायरेक्शन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अपने पास में कितना है, 100 न्यूटन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया, 100 माइनस 12, यानी ये आ गया अपने पास में 88 न्यूटन। ये इसके पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय अर्थ आ गया। ये अपने पास में इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है कि बॉडी y डायरेक्शन के अलोंग किसी भी प्रकार का मोशन नहीं है, तो y डायरेक्शन के अलोंग इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, यानी नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है जितना अपर डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपर डायरेक्शन में कितना लग रहा है, n प्लस 12, तो हमने लिख दिया n प्लस 12। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 100 न्यूटन, तो ये आ गया अपने पास में 88 न्यूटन। तो इस बॉडी पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आ गया 88 न्यूटन, और x डायरेक्शन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जैसे कनेक्टेड बॉडीज़ के बारे में बात करें कि जो अगर किसी 2 या 3 ब्लॉक्स को हमने रस्सी से बांध दिया या स्ट्रिंग से बांध दिया, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो वो उनका मोशन किस प्रकार से होगा उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये 3 ब्लॉक्स है, इसका मास है m1, ये दूसरा ब्लॉक है इसका मास है m2, ये थर्ड ब्लॉक है और इसका मास है m3, और इस पूरे सिस्टम पर हमने फोर्स लगाया F। अभी हम आपको सिस्टम अप्रोच के बारे में भी बताएंगे, बट हम फिलहाल हम बेसिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमसे बोला गया, हमसे ये क्वेश्चन किया गया कि फाइंड, पहला क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। मान लीजिए इस m1 और m2 के बीच में जो स्ट्रिंग है, कनेक्टेड स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन मान लिया मैंने T1। m2 और m3 के बीच में जो रस्सी कनेक्टेड है, जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, उसमें टेंशन मान लिया T2। क्लियर। हम ये जानते हैं कि एक ही स्ट्रिंग के सभी पॉइंट्स पर टेंशन की वैल्यू सेम होती है, बट अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन है वो डिफरेंट होती है। और हमने ये जो स्ट्रिंग ली है वो आइडियल स्ट्रिंग ली है, आइडियल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग जो है वो हमने यहां पर ली है, ठीक है। अब देखो आप, सेकेंड पॉइंट इज कैलकुलेट फाइंड T1 एंड T2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब देखो आप, एक बात और, हमने, अब ध्यान से सुने, इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है F, रिजल्टेंट फोर्स है वो F लग रहा है, क्योंकि इस डायरेक्ट, अब देखो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस पर F एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स F लग रहा है, तो अब ध्यान से सुनेंगे, हम अलग अलग बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने बनाया इसका फ्री बॉडी डायग्राम M3, इस पर इधर लग रहा है राइट डायरेक्शन में F और लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है T2। टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी लगता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में हमने मान लिया A। पूरे सिस्टम पर जो एक्सेलरेशन है वो हमने x डायरेक्शन के अलोंग A मान लिया। गॉट इट। तो ये इसका भी एक्सेलरेशन A होगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका भी एक्सेलरेशन A होगा, इसका भी एक्सेलरेशन A होगा। इसे हम बोलते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे,
इसे हम कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ते हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेन का डिब्बा, फर्स्ट डिब्बा जो है वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा, तो दूसरे डिब्बे का भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा, तीसरे डिब्बे का भी इतना होगा, जो लास्ट डिब्बा है उसका भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा। फर्स्ट जो कोच है, ट्रेन का डिब्बे का जो फर्स्ट कोच है, अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे डिब्बे की भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, थर्ड डिब्बे की भी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, और लास्ट जो कोच है उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से इन तीनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो अब देखो आप, अब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स है तो F, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है, और अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन आता है तो हम कह सकते हैं कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो आप, तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, F माइनस T2 इक्वल्स टू M3 इंटू A। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी है हमने। सिमिलरली हमने जो सेकंड ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। ये लो सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ये F, ये अपने पास, सॉरी, ये अपने पास में है, ये अपने पास में है T2, T2, और ये अपने पास में है T1। इसका मास है M2, ये लो, इसका मास है M2। तो इसका भी एक्सेलरेशन ऐसे ही है, राइट डायरेक्शन में। मैंने बोला है अभी कि एक्सेलरेशन इन तीनों का सेम होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है डायरेक्टली। तो अब देखो आप, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma T2 माइनस T1 इक्वल्स टू M2 इंटू A। ये सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली हम थर्ड ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M1 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस पर हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर T1, और इसका एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में A, तो T1 इक्वल्स टू M1 इंटू A। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने लिख दिया अच्छे से। उसके बाद में अपने पास में तीन इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो T1 T2 और T1 T2 जो टेंशन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ से T1 की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे सामने T2 आ जाएगा, देखते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो अब देखो आप, इसमें T1 की वैल्यू को हम इसमें रिप्लेस करेंगे, तो T2 माइनस M1A इक्वल्स टू M2A। तो अपने पास में T2 कितना आ जाएगा, M1A प्लस M2A। अब ये T2 की जो वैल्यू है उसे हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट में हम जब रिप्लेस करेंगे तो F माइनस T2 की वैल्यू क्या है अपने पास में, M1A प्लस M2A इक्वल्स टू M3A। अब इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे M1A प्लस M2A प्लस M3A। तो अपने पास में क्या आ गया, ये F इक्वल्स टू A कॉमन ले लिया तो M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर। तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई यहाँ से, तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये अपने पास में एक्सेलरेशन आ गया। तो ये हमने अभी तक कैलकुलेट किया है एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है। ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है बट बेसिक मेथड है। हम आगे चलकर हम सिस्टम अप्रोच भी पढ़ेंगे, तो उस सिस्टम अप्रोच में हम बहुत ही इजी वे से कैलकुलेट कर लेंगे। हम तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मानकर हम बहुत ही इजी वे से इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल हम इसके एकदम वेरी बेसिक पॉइंट पर ही जा रहे हैं, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसी को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी अपने पास में ये फोर्स आ गया, ये अपने पास सॉरी ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। अब देखो आप, तो T1 इक्वल्स टू
m1 इंटू ए, तो अपने पास में जो टेंशन की वैल्यू आएगी, ए क्या था अपने पास में, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये अपने पास में था। गॉट इट। तो यहां से हमारे पास में जो T1 आ गया वो आ गया m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये T1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में T2 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसी प्रकार से। अब देखो, आप T2 की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं हम। अब देखो यहां पर हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, अब देखो T2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करें तो यहां से भी अपने पास में T2 की वैल्यू आ जाएगी, या हम T1 की वैल्यू को रिप्लेस करें सेकंड इक्वेशन में तो यहां से भी अपने पास में T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको रिप्लेस करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम रिप्लेस करेंगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम रिप्लेस करते हैं तो F माइनस T2 इक्वल्स टू M3 इंटू ए, ये है अपने पास। तो यहां पर A की वैल्यू को रिप्लेस किया हमने, तो F माइनस T2 इक्वल्स टू M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब इसको हमने ऐसे लिखा F माइनस M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये अपने पास में आ गया T2। अब हमने एलसीएम लेंगे हम इसका, तो एलसीएम लेंगे तो M1F प्लस M2F प्लस M3F माइनस M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो M3F से M3F कैंसिल हो जाएगा, तो T2 अपने पास में आ जाएगा M1F प्लस M2F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, या T2 की जो वैल्यू आएगी इसमें हम F कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये अपने पास में T2 की वैल्यू आ गई। तो आप देखो, अब हमने सबसे पहले क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अलग अलग ब्लॉक्स का, क्योंकि हम वेरी बेसिक मेथड पर जा रहे हैं। आगे तो जब हम सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे तो हमें अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम एक ही डायग्राम से सीधा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मानकर। फिलहाल हम वेरी बेसिक कंसेप्ट पर ही जा रहे हैं। तो हमने इन तीनों ब्लॉक्स का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, न्यूटन्स लॉ की सेकंड इक्वेशन को लिखा, नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ। उसके बाद में हमने तीनों इक्वेशन को लिखकर तीनों इक्वेशन को सोल्व किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू को रिप्लेस करके सोल्व किया तो हमारे पास में T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखो नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे सामने ये तीन ब्लॉक्स है, इसे तीन ब्लॉक्स है ऐसे, ये M1 ब्लॉक, ये M2 ब्लॉक, ये M3 ब्लॉक, ठीक है, इस प्रकार से है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम एक्सेलरेटिंग बॉडीज के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इस पर मान लीजिए फोर्स लगाया F ऐसे, ठीक है। तो हमसे वही सवाल किया गया, वही क्वेश्चन किया गया कि इन दोनों के बीच में, इसके भी यहाँ पर M1 और M2 के बीच में मान लिया नॉर्मल N1 है, M2 और M3 के बीच में मान लिया नॉर्मल फोर्स है वो N2 है। नॉर्मल फोर्स एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, जो कि हम फ्री बॉडी डायग्राम में सीख चुके हैं कि ये कॉन्टेक्ट की वजह से आता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो वो एक कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स है, जो कि तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब कोई बॉडीज है वो कांटेक्ट में रखी हुई हो और एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हो। तो अब देखो, आप सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सेकंड क्वेश्चन ये है अपने पास में
कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको कभी कभी हम कांटेक्ट फोर्स भी बोल देते हैं, कांटेक्ट फोर्स N1 एंड N2। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया तो ये मान लीजिए कि 99% जो काम है वो अपना कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम M1 का, ये लो, ईमानदारी से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो आप, ये अपने पास में है फोर्स F, इस पर देखो आप, ये नॉर्मल फोर्स क्या होगा? N1। देखो M1 फोर्स जो है वो इसको पुश करेगा, तो उतने ही फोर्स से जो M2 है वो इस M1 को रिवर्स डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा पुश टाइप का फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा पुश टाइप का होता है, ये पुल टाइप का फोर्स नहीं होता। तो अब देखो एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक्स का सेम होगा, वही मैंने आपको बताया कंस्ट्रेंड मोशन, कि जैसे ट्रेन के डिब्बे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली, तो पहले डिब्बे का जो एक्सेलरेशन है वही उसके लास्ट डिब्बे तक का होगा, पहले डिब्बे का जो डिस्प्लेसमेंट है वही लास्ट डिब्बे का होगा, पहले डिब्बे का जो पहले कोच की जो वेलोसिटी है वही लास्ट डिब्बे की वेलोसिटी होगी। गॉट इट? तो यहाँ पर इनका एक्सेलरेशन जो है वो तीनों ब्लॉक्स का सेम होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, तो वही अपना एनएलएम का सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स को हम बेसिकली सीधा ऐसे लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ज़्यादा में से हम कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नेट फोर्स आ गया। सिंपल सा फंडा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स ज़्यादा होगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कम होगा, तो इक्वल्स टू m1 इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब हम सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये लो, ये सेकेंड ब्लॉक है, गॉट इट? तो यहां पर इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या आएगा? N1। फर्स्ट ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N1, सेकेंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N2। ये लो, एक्सेलरेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में है, ये लो, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, वही सेकंड इक्वेशन, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, तो अपने पास में आ जाएगा N1 माइनस N2 इक्वल्स टू M2 इंटू ए। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम थर्ड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो थर्ड ब्लॉक M3, इस पर अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N2, एक्सेलरेशन है राइट डायरेक्शन में a, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सिमिलरली एकदम हम इसमें तीन इक्वेशन बनाएंगे और उन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, तो हमारे सामने जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो आप इसमें नेक्स्ट देखते हैं अब हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो N2 की वैल्यू को यहां से देखो आप, ये अपने पास में N2 इक्वल्स टू आया M3 इंटू ए, यह आ जाएगा अपने पास में N2 इक्वल्स टू M3 इंटू ए, ये डायरेक्ट आ गया, ये N2 की वैल्यू आ गई। N2 की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो N1 माइनस N2 की वैल्यू है M3 इंटू ए इक्वल्स टू M2 इंटू ए। N1 आ गया अपने पास में M3 इंटू ए प्लस M2 इंटू ए, ये N1 की वैल्यू आ गई। N1 की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में जब रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं हम क्या आता है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये है F माइनस N1 इक्वल्स टू M1 इंटू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
इसके अंदर अब देखो ये अपने पास में है n1 की वैल्यू m3 इंटू ए प्लस m2 इंटू ए, ये हम इसमें रिप्लेस करेंगे। f माइनस m2 इंटू ए प्लस m3 इंटू ए इक्वल्स टू m1 इंटू ए। f इक्वल्स टू आ गया m1a प्लस m2a प्लस m3a, ये आ गया अपने पास में। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में वो आएगी f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये एक्सेलरेशन आ गया अपने पास। अब इस एक्सेलरेशन को हम कोई सी भी इक्वेशन में रिप्लेस करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें n2 कैलकुलेट करना है, तो n2 कैलकुलेट करने के लिए हम सीधा इसमें a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। n2 इक्वल्स टू m3 इंटू ए, ये अपने पास। तो यहाँ से हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे m3f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये अपने पास में n2 की वैल्यू आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है n1 की वैल्यू। तो n1 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू को डायरेक्ट हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, डायरेक्ट जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन हम इसमें डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू को, तो हमारे पास में n1 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे आएगी। तो f माइनस n1 की f माइनस n1 इक्वल्स टू m1 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये है। अब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा f माइनस m1f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल्स टू n1। तो ये आ जाएगा m1f प्लस m2f प्लस m3f माइनस m1f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल्स टू n1। तो ये आ जाएगा अपने पास में, m1f को m1f से ये कैंसिल हो गया। तो n1 की वैल्यू आएगी अपने पास में m2f प्लस m3f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये n1 की वैल्यू आ गई अपने पास। तो दोबारा देख लेते हैं हम किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है, वो देख लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्वेश्चन की तरह सबसे पहले m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, f माइनस n1 इक्वल्स टू m1 इंटू ए। उसके बाद में नेट फोर्स इक्वल्स टू, हमें सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वही अपने इक्वेशन लिखी न्यूटन की सेकेंड लॉ की, ठीक है। उसके बाद में तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर थ्री इक्वेशन को हमने डिस्क्राइब किया। तीनों इक्वेशंस को डिस्क्राइब करने के बाद में हमने उन तीनों इक्वेशन को सोल्व किया। तो इसी तरीके से हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया, n1 और n2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। गॉट इट। अब देखो आगे हम इसी टाइप के और क्वेश्चंस करते हैं, और भी वेरियस टाइप के। अब देखो स्टूडेंट्स, अब देखो, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, जैसे लिफ्ट प्रॉब्लम्स होती है, हम लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी करते हैं, तो वो भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है। देखो आप, जैसे ये लिफ्ट है, इसे लिफ्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। लिफ्ट प्रॉब्लम्स, लिफ्ट प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे अपने पास में ये कोई लिफ्ट दे दिए, ऐसे लिफ्ट है इस प्रकार से। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट इज accelerating upwards
विथ ए, और ए को हमने जी से कम ले लिया कि ए की वैल्यू है वो जी से कम है, एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम है, ये हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, ये एम मास का कोई ब्लॉक रख दिया, गॉट इट। तो अब लिफ्ट जो है वो अपर डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रही है। तो अब इस लिफ्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, लिफ्ट के द्वारा लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो उसे हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला काम ही यही है, सबसे पहला काम यह है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। तो ये लो फ्री बॉडी डायग्राम, ये mg आ गया अपने पास में। लिफ्ट के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे। अब आपको मैंने बताया है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है उस डायरेक्शन की ओर वाला फोर्स जो है वो ज्यादा होगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कम होगा, गॉट इट। तो अब देखो आप, तो n अपने पास में, तो सेकंड इक्वेशन नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, तो n माइनस mg, ये तो आ गया नेट फोर्स, अपर डायरेक्शन वाला ज्यादा और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला कम, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल आ गया अपने पास में mg प्लस ma। तो लिफ्ट प्रॉब्लम सारी इसी मेथड से अपने को सोल्व करनी है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। सिमिलरली अगर ये लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमें क्या करना है, फ्री फॉल करेगी तो हमें क्या करना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अपने इसी मेथड से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सोल्व करेंगे। तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। केस सेकंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड, इफ लिफ्ट is accelerating downward, accelerating downward with a, ठीक है। सेकंड केस है ये, जैसे ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सबसे पहला काम यही है, ये mg, ये नॉर्मल और ये एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स कम होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम ज्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सा फंड है, और इक्वल्स टू ma। तो यहां पर देखो आप, तो सेकंड लॉ वही लगाएंगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो अब इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, mg, तो mg ज्यादा होगा नॉर्मल से, तो mg माइनस n, नॉर्मल है वो कम होगा यहां पर, ये लो। तो अब इसमें तो हम क्या करेंगे, mg माइनस n इक्वल्स टू ma। तो नॉर्मल आ जाएगा अपने पास में mg माइनस ma, ये लो, ये नॉर्मल आ गया अपने पास। उसी मेथड से सेम सिमिलर प्रोसेस। अब हम इसका थर्ड केस देख लेते हैं, वो देखते हैं। अब देखो आप, केस थर्ड, अगर मान लीजिए लिफ्ट जो वो फ्री फॉल करती है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि इफ फ्री फॉल अकर्स, फ्री फॉल अकर्स, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे ये लिफ्ट है, ये इसका वायर है, लिफ्ट वायर टूट गया अचानक, तो ये लिफ्ट जो है वो अंडर ग्रेविटी फ्री मूव करेगी। जैसे ये पेन है, इसको मैंने रिलीज कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो अब इस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये अंडर ग्रेविटी फ्रीली मूव कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल, गॉट इट। अब लिफ्ट का वायर अचानक टूट गया, तो वायर टूट गया तो लिफ्ट है वो फ्री फॉल करेगी, मतलब अंडर ग्रेविटी
मूव करेगी, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये लो, ये मास m, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल होगा। इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? g के इक्वल होगा। तो इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, वही कंसेप्ट, ये mg, ये नॉर्मल, एक्सेलरेशन जो है वो आएगा g के इक्वल। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड की ओर वाला फोर्स जो है वो ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, तो mg माइनस n इक्वल्स टू m इंटू ए, और a की वैल्यू है g के बराबर, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 0। इसे हम वेटलेस की कंडीशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आई है, तो इसे हम बोलते हैं वेटलेस की कंडीशन। ये है वेटलेस की कंडीशन। वेटलेस की कंडीशन, जब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं वेटलेस की कंडीशन। इसमें लिफ्ट प्रॉब्लम पर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है एपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट, वेइंग मशीन पर हम क्वेश्चन करते हैं, तो हम आगे हम बात करते हैं वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, तो हम वेइंग मशीन के बारे में जब बात करते हैं, जैसे ये वेइंग मशीन है, इस प्रकार से हम घरों के अंदर जो वेइंग मशीन होती है उसके ऊपर खड़े होकर हम अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। तो हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं, ऐसे ऐसे वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं। तो यहां पर वेइंग, अभी ये रेस्ट में है, तो अब इस व्यक्ति का, इस पर्सन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये mg, ये नॉर्मल, व्यक्ति के ऊपर नॉर्मल जो होगा वेइंग मशीन के द्वारा लगने वाला वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अभी ये सिस्टम जो है वो रेस्ट में है, तो हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो हम बोलेंगे कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, यानी नेट फोर्स 0। इस पर नेट फोर्स क्या है? 0। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? जितना अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो n इक्वल्स टू mg, ये n इक्वल्स टू mg। तो ये अपने पास में आ गया नॉर्मल फोर्स, यानी इस व्यक्ति का एक्चुअल वेट है। ये इस व्यक्ति का क्या है? एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट है। गॉट इट? ये इस व्यक्ति का एक्चुअल वेट है। तो वेइंग मशीन का जो कंसेप्ट है वो ये कि वेइंग मशीन वास्तविकता में इसके ऊपर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजर करती है। वेइंग मशीन जो है वो वास्तव में क्या करती है? इस व्यक्ति के द्वारा कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको मेजर करती है, इसको मेजर करती है। यह वेइंग मशीन का कंसेप्ट है। यानी वेइंग मशीन measures normal reaction force, normal reaction force applied by the person, ये वेइंग मशीन का कंसेप्ट है। वास्तविकता में जो वेइंग मशीन होती है वो उस व्यक्ति के द्वारा उस पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ही मेजर करती है। अब देखो, जब हम इसको लिफ्ट में प्लेस करेंगे तो इसके एक्चुअल वेट में कुछ कमी आएगी या कुछ ज्यादा होगा या फिर वेटलेस की कंडीशन आएगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हमने क्या किया? हमने इस वेइंग मशीन को लिफ्ट में प्लेस किया, लिफ्ट के अंदर रखा। ये लो, लिफ्ट के अंदर रख दिया। केस फर्स्ट, वही तीनों केस। फर्स्ट केस, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, मतलब मूव कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ध्यान से सुनो। इस व्यक्ति का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये mg, ये नॉर्मल, ये एक्सेलरेशन। ये लो,
गॉट इट। तो अब अपने पास में क्या आएगा, एक्सेलरेशन की ओर वाला फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कम होगा। तो यहां पर लिखेंगे mg माइनस एम ए इक्वल्स टू mg माइनस एन इक्वल्स टू एम ए। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हो जाएगा अपने पास में वो होगा mg माइनस एम ए, ये आएगा नॉर्मल फोर्स। ये जो अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा इसे अपने बोलेंगे एपरेंट वेट, ये आएगा mg माइनस एम ए, ये अपने पास में एपरेंट वेट होगा। तो सिंपली हमने वही फंडा लगाया है कि लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो नीचे की ओर वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर की ओर वाला फोर्स कम होगा, तो ज्यादा माइनस कम ये रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। तो नॉर्मल आ गया mg माइनस एम ए। तो अब जो एपरेंट वेट आया है व्यक्ति का वो एक्चुअल वेट से कम होगा, ये लो एपरेंट वेट जो आया है, सॉरी, अब इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो अपने पास में एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम होगा। एपरेंट वेट जो आया वो एक्चुअल वेट से कम होगा। एक्चुअल वेट हमारे पास में ये था जब ये रेस्ट में था सिस्टम, तो mg। एपरेंट वेट अपने पास में ये आया mg माइनस एम ए, जो कि एक्चुअल वेट से कम है। जो कि एक्चुअल वेट से कम है। अब जो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है, रीडिंग वो जी से डिवाइड होकर आती है। वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी वो जी से डिवाइड होकर आएगी, यानी mg माइनस एम ए अपॉन जी, ये आएगी। तो ये अपने पास में जो रीडिंग आएगी इसकी वो ये आएगी m माइनस एम ए अपॉन जी, या अपने बोल सकते हैं m इंटू 1 माइनस m इंटू 1 माइनस ए अपॉन जी, ये इसकी रीडिंग आएगी। वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो जी से डिवाइड होकर आती है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में जो रीडिंग आएगी वो आएगी 1 m इंटू 1 माइनस ए अपॉन जी, ये वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी। तो वेइंग मशीन का ये कंसेप्ट होता है कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उस समय जो वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी वो उस सिचुएशन से कम आएगी जब लिफ्ट जो है वो रेस्ट में थी और हम वेइंग मशीन पर खड़े थे। गॉट इट। अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट जो है केस वो देखते हैं। अब देखो आप, अब मान लीजिए लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऐसे हो, इस तरीके से हो, लिफ्ट है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेटिंग है। तो ये अपने पास में फ्री बॉडी डायग्राम इसका, सॉरी ये वेइंग मशीन, ये पर्सन। अब देखो आप, ये mg, ये नॉर्मल और ये एक्सेलरेशन, ऐसे लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्सेलरेशन की ओर वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है वो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया mg प्लस एम ए। तो अब इसमें जो एपरेंट वेट आया, इस पर्सन का जो एपरेंट वेट आया वो आया mg प्लस एम ए। एक्चुअल वेट से जो इस कंडीशन के अंदर जो एक्चुअल वेट है उससे एपरेंट वेट है वो ज्यादा आएगा, यानी अब वेइंग मशीन की जो रीडिंग आएगी वो पहले की सिचुएशन से ज्यादा आएगी। तो यहां पर
एपरेंट वेट जो है व्यक्ति का वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक्चुअल वेट व्यक्ति का क्या था, वो था mg, और अब अपने पास में है mg प्लस ma, जो कि पहले के सिचुएशन से ज़्यादा है। अगर हम रीडिंग की बात करें तो हम g से डिवाइड कर देंगे रीडिंग। ये वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो आ जाएगी mg प्लस ma, g से डिवाइड करो, तो g से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस a अपॉन g, ये रीडिंग आएगी। ये इस पर्सन की, इस वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी। तो इस तरीके से रीडिंग आएगी। अब देखो नेक्स्ट केस, अब हम और पढ़ लेते हैं इसका। अब देखो आप इस तरीके से केस थर्ड, ये वेइंग मशीन, ये व्यक्ति है। अब ये फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो g है, ये है। अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए व्यक्ति का तो कैसे बनेगा वो देखो आप। ये mg, ये नॉर्मल, ये एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल आया। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो mg है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा माइनस कम इक्वल्स टू m इंटू जी। अब नॉर्मल की वैल्यू 0, यानी इसकी जो रीडिंग आएगी वो 0 आएगी। इसे हम बोलते हैं वेटलेस की कंडीशन। इसे हम क्या बोलेंगे, वेटलेस की कंडीशन बोलेंगे इसे। वेटलेस यानी इस कंडीशन में जो रीडिंग आएगी वेइंग मशीन की वो 0 आएगी, और व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे वो एकदम लाइट फील करेगा, एकदम वो जैसे लिफ्ट के अंदर अगर बहुत तेजी से लिफ्ट आती है नीचे की ओर तो व्यक्ति है वो लिफ्ट की दीवारों को पकड़ लेता है। ये कंडीशन होती है, अगर आपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया होगा तो ऐसी सिचुएशन आती है। अगर मान लीजिए अभी तक हमने जो तीनों के तीनों केस पढ़े थे उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो g से कम थी। भाई एक्सेलरेशन जो है वो g से कम था, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इससे कम था। अगर मान लीजिए g से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। अगर मान लीजिए कि g जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो g से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा वो देख लेते हैं हम। आगे देखो आप, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो g से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब देखो आप, देखते हैं हम। देखो आप, ऐसे है, ये a है और a की वैल्यू g से ज़्यादा हो जाए तो कंडीशन क्या होगी। लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है और इस कंडीशन में इस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो g से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो हम व्यक्ति का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये mg, ये नॉर्मल, ये a और ये g से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में mg माइनस n इक्वल्स टू m इंटू a, तो नॉर्मल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी mg माइनस ma। अब देखो मास तो सेम है और ये जो है वो a जो है वो g से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव जो है वो इम्पॉसिबल केस है, मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति है वो इसकी छत से चिपक जाएगा, यानी व्यक्ति का कांटेक्ट जो है अब वो वेइंग मशीन से लूज हो जाएगा। तो जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आती है उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, उस कंडीशन में रीडिंग कम होती जाती है, कम होती जाती है, और फाइनली क्या होता है, उस व्यक्ति का जो कांटेक्ट है वो उस लिफ्ट के फर्श से लूज होने लगता है। और लूज होता है तो लूज होते होते जैसे एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो व्यक्ति जो वो लिफ्ट की छत से टकराएगा। नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन आने का मतलब ये है। तो आज अपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, खूब फॉर्मेट के क्वेश्चन किए एनएलएम पर बेस्ड, बाकी हम बाद में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।